हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लासेस करी हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से जीके जीएस की पूरी तैयारी करेंगे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे पूरी तैयारी करेंगे अपने जीके जीएस की, जो हमारे एग्जाम में 40 प्रश्न जिसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान को कवर करेंगे, इसके बाद हम मूल विधि को कवर करेंगे। और अगर आप संविधान और मूल विधि को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके लगभग 25 से 30 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में संविधान से लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और मूल विधि से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद जो 4 से 5 सब्जेक्ट बचेंगे, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, इन सब से बहुत निश्चित टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। और फिर इसके बाद आपके सिलेबस से जितने भी संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो इसके पहले हमने संविधान की 2 क्लासें करी हैं। पहली क्लास में हमने देखा था संविधान की प्रस्तावना और दूसरी क्लास में हमने देखा था संविधान के प्रमुख भाग। ये दोनों क्लासें आपने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए। इस पूरी जीके जीएस की जो हम पूरी तैयारी करेंगे इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जा करके सारे वीडियोज को एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे तो आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए आज तीसरी वीडियो है, देखते हैं। तीसरी वीडियो हमारी संविधान की अनुसूचियों या शेड्यूल्स से रिलेटेड है। तो संविधान की अनुसूचियों या जो संविधान की शेड्यूल्स हैं उनको देख लेते हैं। आप सबको पता होगा कि संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की कुल 12 अनुसूचियों में जो 8 अनुसूचियां थी, संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और 4 अनुसूचियों को समय समय पर संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है इसमें बाद में। तो कुल 8 अनुसूचियां इसके मूल संविधान में थी। मूल संविधान का तात्पर्य है कि जो संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, या जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। और बाद में हमने समय समय पर कई सारे संविधान संशोधन किए। उन संविधान संशोधनों के माध्यम से हमने 4 और अनुसूचियां इसमें ऐड की। तो कुल मिलाकर वर्तमान संविधान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अब चलिए 12 अनुसूचियों को हम एक एक करके याद कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है जो अनुसूचियां मूल संविधान में शामिल थी वह 8 अनुसूचियां इधर लिखी हुई हैं, और जो संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में संविधान में जोड़ी गई हैं उनको मैंने इधर लिखा है। तो देखिए, पहली अनुसूची मैंने जब आपको संविधान का भाग करवाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि चाहे पहला भाग हो, चाहे पहली अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो, सभी में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। आपसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य में विलय कर दिया जाता है या राज्य कम होते हैं तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। उसमें ऑप्शन थे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, या अनुसूची 1, या अनुसूची 4, या अनुसूची 1 और 4 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए पता होना चाहिए संविधान के जो अनुसूची 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें सभी जो राज्य हैं और जो यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम लिखे गए हैं। वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और हमारे पास यूटीज हैं 8, इनके सभी के नाम अनुसूची 1 में लिखे गए हैं। तो अगर राज्यों की या यूटीज की संख्या बढ़ती या घटती है
तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही साथ अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में लिखा हुआ है, यानी किस राज्य को या किस यूटी को कितनी सीटें राज्यसभा में प्रदान की जाएंगी। तो अगर राज्यों की संख्या घटती या बढ़ती है तो इसमें भी परिवर्तन होगा। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसमें ऑप्शन में जो आपके पास था कि अनुसूची 1 और 4 दोनों में परिवर्तन होगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो अनुसूची 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। वर्तमान में जो हमारे पास राज्य हैं 28 हैं, यूटीज हैं वो 8 हैं। दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है वेतन एवं भत्ते या पेंशन के बारे में। तो जो भी हमारे देश के प्रमुख संवैधानिक पद हैं या जो उच्च पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद, सीएजी का पद, ये सभी पदों में जितना वेतन मिलेगा, जो जो भत्ते उन्हें मिलेंगे और जो पेंशन मिलेगी, उसके बारे में जिक्र किया गया है अनुसूची 2 में। अब देखिए तीसरी अनुसूची में शपथ का जिक्र किया गया है। अभी हमने देखा जिन भी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का जिक्र अनुसूची 2 में किया गया है, उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ का जिक्र अनुसूची 3 में किया गया है। तो इसे आप याद किस तरह से रखेंगे? यहाँ पर शपथ सा पा था 3 लेटर का एक शब्द है, तो तीसरी अनुसूची, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ वेतन एवं भत्ते हैं तो आप दूसरी अनुसूची में इसे याद रखिएगा। 3 लेटर से मिलकर एक शब्द बना है शपथ, तो शपथ तीसरी अनुसूची में है और वेतन एवं भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में है। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन से राज्य को और कौन सी यूटीज को कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में प्रदान की जाएंगी। फिर देखिए आपसे एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा चुका है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन सिर्फ राज्यों के लिए किया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके लिए भी किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और पुडुचेरी में और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं होती हैं और विधानसभाओं के सदस्य ही राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करते हैं। तो इस तरह से जो यूटीज हैं और जो राज्य हैं उन दोनों में, जो स्टेट हैं और जो यूटीज हैं उन दोनों के सदस्य यहाँ राज्यसभा में चुनकर भेजे जाते हैं। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन आपको याद रखना है 5वीं अनुसूची में। इसके बाद 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो इसे आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बताइए अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं या इनमें से कौन सा राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपको याद रखने हैं। ट्रिक आप याद रख सकते हैं अमे त्रिमी, अमे त्रिमी, आ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। आप एक ट्रिक ATMM भी याद रख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कंफ्यूजन होता होगा कि जो मेघालय या मणिपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं या मिजोरम और मणिपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अच्छा है कि आप अमे त्रिमी याद कर लें। यहाँ से आ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर इसके बाद 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे ही याद कर लीजिए, सा से 7 और सा से सूचियां। तो 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र अनुसूची 7 में किया गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है उसमें जो संघ सरकार होती है या जो केंद्र सरकार होती है उसे कानून बनाने का अधिकार होता है। जितने भी विषय संघ सूची में शामिल होते हैं।
इसके बाद राज्य सूची में जितने विषय शामिल होते हैं उनमें राज्य की जो सरकारें होती हैं या जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनको कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके बाद होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शामिल विषयों में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इस कानून में टकराव हो जाता है, यानी केंद्र कोई अलग कानून बनाता है एक ही विषय पर और राज्य अलग कानून बनाता है, तो फिर जो केंद्र कानून बनाएगा वह मान्य होगा। इसमें आपसे प्रश्न एक और पूछ लिया जाता है कि संविधान की जो अनुसूची 7 है उसमें संघ सूची जो है उसमें कितने विषय वर्तमान में शामिल हैं, या राज्य सूची में कितने विषय वर्तमान में शामिल हैं, या समवर्ती सूची में कितने विषय वर्तमान में शामिल हैं। तो देखिए, संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। इसके बाद राज्य सूची में मूल संविधान में शामिल थे 66 विषय और अब इस जो वर्तमान संविधान है उसमें घटा करके 61 कर दिए गए हैं। फिर समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे, वर्तमान में इसमें 5 विषय बढ़ा करके इन्हें 52 कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, पहली सूची में जो संघ सूची है उसमें बढ़ाए गए हैं, राज्य सूची में घटाए गए हैं और समवर्ती सूची में फिर से बढ़ाए गए हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फिर 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ाई गई और वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाएं अनुसूची 8 में शामिल हैं। ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितने जो भाषाएं हैं वो शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं और इसके पहले शामिल थी 14 भाषाएं जो मूल संविधान था उसमें। तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूचियां आपके संविधान में शामिल की गई हैं उनको देखते हैं। तो इनमें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पहली अनुसूची शामिल की गई है वह है अनुसूची 9। अनुसूची 9 को पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामले शामिल किए गए हैं, यानी भूमि सुधार के लिए ही पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया था। तो 9वीं अनुसूची आपको याद हो गई। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। याद रखने के लिए दा से 10 और दा से दल बदल। तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। तो देखिए, यहाँ पर आपको सभी संविधान संशोधन भी याद रखने हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और ये संबंधित है दल बदल से। दल बदल क्या है? देखिए, इस संविधान संशोधन के पहले जो भी प्रतिनिधि किसी पार्टी से जीत कर आते थे उस पार्टी को छोड़ करके अगर उनको थोड़ा ज्यादा फायदा मिल रहा है तो उस पार्टी को छोड़ देते थे और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें कह दिया गया कि जिस भी पार्टी से जीत कर आप आएंगे उसी पार्टी में आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको दल बदल करना है तो आप चुनाव के पहले कीजिए या जीतने के पहले कीजिए। फिर अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो 10वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। अगली अनुसूची है अनुसूची 11। अनुसूची 11 को शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से और इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है। अगली अनुसूची और अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से और इसमें नगर पालिका से संबंधित बातें लिखी गई हैं।
तो इस तरह से आपने संविधान की अनुसूचियों को समझ लिया, याद कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अनुसूची से संबंधित अब कोई भी प्रश्न करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप एक बार एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड है उनको कर लीजिएगा, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो फिर बाद में हम इनसे संबंधित जब प्रश्नों को देखेंगे तब हम करेंगे, या अगर अभी आप टॉपिक पढ़ने के बाद ही प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जितने भी एग्जाम में किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं मैं वो सब आपको करवा दूंगी।